हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AS Study 2.0। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बाल विकास और शिक्षण विधि के टॉप सेलेक्टेड 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आगामी यूपी टेट एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। इसके ऑप्शंस हैं विषय केंद्रित शिक्षा पर, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, क्रिया केंद्रित शिक्षा पर, बाल केंद्रित शिक्षा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल केंद्रित शिक्षा पर। शिक्षा मनोविज्ञान ने बाल केंद्रित शिक्षा को प्रमुखता दी है। प्राचीन काल में शिक्षा का जो प्रचलन था उसमें बालकों को गौण स्थान प्राप्त था, लेकिन आधुनिक शिक्षा में बालकों की आवश्यकता, रुचि, क्षमता, योग्यता एवं परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। यह मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का, समन्वय का, व्यक्तित्व का सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत विकास एवं वृद्धि के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, और जो तीनों सिद्धांत हैं यह विकास और वृद्धि के सिद्धांतों से संबंधित हैं। इसके अलावा विकास की दिशा का सिद्धांत, सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत जो हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? इसके ऑप्शंस हैं प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम और साहचर्य का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभाव का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के प्रभाव के नियम पर आधारित है। यह नियम बालकों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल, सहज एवं प्रभावी बनाने में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। इसके ऑप्शन है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। संप्रत्यय निर्माण यानी संकल्पना निर्माण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होता है, और सेकंड जो होता है इसका ये विभेदीकरण होता है, और थर्ड पृथक्करण और फोर्थ सामान्यीकरण। ये इसके सोपान हैं, प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण और सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया। प्रेक्षणात्मक अधिगम किसके द्वारा दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं टोलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक, कोहलर। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंडूरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम का संप्रत्यय दिया। प्रेक्षणात्मक अधिगम से तात्पर्य है कि जब बालक सामाजिक वातावरण में दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण करता है और उसको ही भविष्य में अपने व्यवहार में प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। इसके ऑप्शन हैं पावलोव, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक ने सीखने के अधिगम के 2 नियम दिए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में 3 हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो प्रभाव के नियम को दंड का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ कारक हैं रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि। ये अवधान के व्यक्तिनिष्ठ कारक होते हैं, क्योंकि हमारा जिस चीज में रुचि होता है उसी पे हमारा ध्यान अधिक केंद्रित होता है। और उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, पुरस्कार, दंड, ये सभी अवधान के बाह्य कारक में सम्मिलित हैं। अवधान 2 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। आपको बताना है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, उसको क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं डाउन सिंड्रोम, क्लीन-फ्लेटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के जोड़े को अलग न हो पाने के कारण होती है। प्रत्येक कोशिका 23 जोड़ियां 46 होती हैं। बच्चे के शरीर में आधा गुणसूत्र माँ से, आधा गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम की स्थिति में एक गुणसूत्र ठीक से अलग नहीं हो पाता और बच्चे के शरीर में 2 के बजाय 3 या 1 से अतिरिक्त आंशिक गुणसूत्र की प्रतियां पहुंच जाती हैं। इससे डाउन सिंड्रोम होता है। यह एक आनुवंशिक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। इसको पूर्व नैतिक अवस्था भी कहते हैं। इसकी जो एज होती है, टाइम पीरियड 4 साल से 10 तक, और जो पूर्व पारंपरिक की होती है 10 से 13, और पश्च पारंपरिक का जो होता है वो 13 से प्रौढ़ावस्था तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? इसके ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस, युग्मनज। ऑप्शन बी है ब्लास्टोसिस, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। ऑप्शन सी है ब्लास्टोसिस, युग्मनज, अंडाणु और शुक्राणु। ऑप्शन डी है अंडाणु, शुक्राणु और युग्मनज और ब्लास्टोसिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस। यह सही क्रम होता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। आपको बताना है कि जब अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? स्मृति, प्रेरणा, चिंतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखना या अधिगम। अधिगम व्यवहार में व्यवहार द्वारा परिमार्जन करना ही अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों के स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्तंभाकृति, आवृत्ति, बहुभुज, संचयी आवृत्ति, रेखा चित्र। ये आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तंभाकृति। इसमें आवृत्तियों को हम स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? इसके ऑप्शन हैं बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। फ्रेंड्स, इसमें बुद्धि का अधिकतम विकास, मानसिक विकास नहीं पूछा है, बुद्धि का। बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। इसमें व्यक्ति या बाल्यावस्था में व्यक्ति विद्यालय जाने लगता है, इसीलिए इसे प्राथमिक शिक्षा अवस्था भी कहते हैं और इसे गोल्डन एज कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चों में सबसे ज़्यादा स्फूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में उच्च होंगे। इसके ऑप्शंस हैं सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने की शक्ति, उच्च अच्छे अंक प्राप्त करने की शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सृजनशील। यह आवश्यक नहीं है कि
जिनकी बुद्धि अधिक होती है वही अधिक सृजनशील होते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके में भी सृजनात्मकता की शक्ति विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुचि। रुचि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। रुचि ध्यान जो होता है किसी भी वस्तु पर केंद्रीकरण होता है। जिस भी वस्तु में हम रुचि लेते हैं उसी पे हमारा ध्यान अधिक केंद्रित होता है और उसी को हम अधिक रुचिपूर्वक करते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता? प्रत्याह्वान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तार्किक विधि। स्मृति मापन में प्रत्याह्वान विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि और पुनः निर्माण विधि यह प्रमुख स्मृति मापन की विधियां हैं। तार्किक विधि इसका मापन की विधि नहीं है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया? आपको बताना है, साइमंड के द्वारा, हॉल्ट जेमनन के द्वारा, मरे द्वारा और बेलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर्गन एवं मरे ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट, टीचर अपरसेप्शन टेस्ट का विकास किया। या इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं। 30 कार्डों पर काले और सफेद कलर होते हैं और एक कार्ड खाली होता है। यह जो परीक्षण का निर्माण किया गया था यह प्रौढ़ों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।